Assalamu alaikum. This is a lecture on O levels Pakistan Studies P1 and focusing source based question today. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से. ऑब्वियसली सारा P1 का पैटर्न अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, बट स्पेसिफिकली फॉर सेक्शन ए अभी आप लोगों को देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह से टेस्ट होंगे और ओवरऑल मार्क्स क्या हैं और व्हाट इज़ द पैटर्न टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम द जून 2020 पेपर. आप लोगों ने अब बच्चों बेहतर है कि आप लोग नोट्स यहाँ पे साथ साथ बना लें अपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर. ज़रूर कंटेंट साथ रखा करें, थोड़ी बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी. अच्छा, जून 20 का ये पेपर का एक स्निपेट आपके सामने है और यहाँ पे सेक्शन ए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. बेसिकली सेक्शन ए में पार्ट 1A एंड पार्ट 1B. ये आपके पास सेक्शन ए में एक कंप्लीट सेट होगा ऑफ 25 मार्क, और इन 25 मार्क्स के अंदर आपके पास जो इम्पॉर्टेंट एरियाज जो अभी इस वीडियो में हम करेंगे वो पार्ट ए और पार्ट बी है. बट फॉर द सी एंड डी पार्ट, ये सी और डी पार्ट जो हैं ये उसी तरह होंगे जिस तरह आप सारी अपनी सिलेबस की प्रिपरेशन करते हो. लाइक 7 मार्क करते हो, 14 मार्क करते हो. डी पार्ट में 10 मार्क के लिए आपने वही पैटर्न अडॉप्ट करना है जो आप 14 मार्क के लिए करते हो. उतना ही कंटेंट होता है, उसी तरह कंक्लूजन होता है और सारा सेम है. एंड फॉर 7 मार्क आपको 3 पैराग्राफ्स बिल्ड करने हैं, आपको रीजंस प्रोवाइड करने हैं और आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मीट करना है. बट फॉर द फर्स्ट टू पार्ट्स, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट वर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ लुक के पेपर में आपके पास एक सेपरेट शीट होगी विच इज़ कॉल्ड इंसर्ट पेपर. और इंसर्ट पेपर पे आपके पास ये सेक्शन ए एंड देन सेक्शन बी जो है सोर्स ए एंड सोर्स बी जो है वो आपके पास उसके अंदर प्रिंटेड होगा. सोर्स बी वुड बी फ्रॉम अ पिक्चर और सोर्स ए वुड बी अ ब्रीफ पैराग्राफ जिसके अंदर से आपको 1A को आंसर करना होगा, और सोर्स बी में से पिक्चर में से आपको क्वेश्चन नंबर 1B को आंसर करना है. सो इन सोर्स ए आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, बट फॉर बेटर आंसर्स आपको चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन 1A, और उसके बाद से पैराग्राफ पढ़ो ताकि वाइल रीडिंग द पैराग्राफ आपके आंसर्स आप साथ ही आपके माइंड में आ जाएं. आप उसे हाईलाइट कर लो और इससे टाइम सेव होगा. क्यों अब अच्छा, सबसे पहले इन 25 मार्क्स के लिए यू नीड टू स्पेंड 30 मिनट्स. 30 मिनट बेसिकली इस हिसाब से कि आपके पास 75 मार्क्स हैं तो फॉर ईच 25 मार्क आपके पास 30 मिनट्स होंगे. टोटल 90 मिनट्स का आपका पेपर है. तो इसके लिए येस वी हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ 30 मिनट्स. तो 30 मिनट में आपको ये आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर 25 मार्क. बट जाहिर है आप इसमें जब 3 मार्क में टाइम सेव करोगे, आप इसमें 5 मार्क में टाइम सेव करोगे, तो उसमें फिर बेनिफिट ये होगा कि आपके पास 7 और 10 और फिर बाकी सब क्वेश्चंस के लिए टाइम ज़्यादा ज़्यादा बचेगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 और 5 के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना. सो द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट वर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. अच्छा, अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हु लेटर बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल, और जाहिर है इसका रोल था बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, बैटल ऑफ बक्सार के अंदर, एंड in extending the control of British throughout the subcontinent, particularly Bengal, Bihar, Orissa, and other parts of the subcontinent. So, source A demands that write about the personal characteristics of Robert Clive. 3 marks. अच्छा, pattern is for 3 mark you need to write 3 points, और 3 points must be from the paragraph. अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं करना, अपने पास से कुछ नहीं लिखना. अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक है इसके स्टूडेंट्स उसको एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन, जिनको पैटर्न प्रॉपरली नहीं पता हो कि क्वेश्चन उसकी एक जनरल क्वेश्चन है अबाउट रॉबर्ट लाइफ, तो डायरेक्ट वो पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दे जो उनको खुद से पता है. ऐसा नहीं करना. आपको एंटायरली और सोलली सारा आंसर आपको सोर्स ए के अंदर से आंसर करना है. सो रीड आउट द सोर्स ए विद मी. अब आप लोगों ने इसको गौर से समझ लेना कि आपने पॉइंट्स किस तरह से. देखो, क्वेश्चन इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट लाइफ. वी जस्ट नीड टू extract out the characteristics of Robert Clive from this source E. There are 5 figures in history as controversial as Robert Clive. So the starting line says that Robert Clive was a controversial personality. जाहिर है controversial personality वही होती है जिसके बारे में हमेशा दो व्यूज़ हों, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो ये एक controversial personalities में से एक रॉबर्ट क्लाइव भी है. Some people described him as a soldier of initiative, courage and determination. So I can highlight some points जो आई बिलीव के रेलिवेंट है हमारे क्वेश्चन के साथ. आई रिपीट, क्वेश्चन डिमांड्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. सो येस वी कैन सी द करेक्टरिस्टिक्स. सम पीपल डिस्क्राइब्ड हिम
as a soldier of initiative. It's a characteristics of Robert Clive, or courage and determination. Yes, we can write either three words or even a one characteristic, either initiative, courage, or he was determined soldier. Other people saw him as reckless and unprincipled. So this is another view, a counter view, that he was not yes, he was a determined and courageous soldier, but he was reckless and unprincipled as well. A rebel expelled from several schools and bad behavior. They said his victories at Arcot, Calcutta, and Plassey were all the result of the lucky gambles that put his men in unnecessary danger. So this shows that he was unprincipled, he was not very disciplined, because people say कि जो बैटल ऑफ आर्कड थी, कलकत्ता और प्लासी में जो बैटल्स थी, वो उसका जो रिजल्ट था, वो रॉबर्ट क्लाइव ने बेसिकली गैम्बल किया। गैम्बल का मतलब जुआ लगाना, जो हमारी आसान वर्ड्स के अंदर है, कि या तो आपको डिफीट मिलेगी, एक हैवी लॉस होगा, या आपको विक्ट्री मिल जाएगी। तो दे सेड कि रॉबर्ट क्लाइव डिड नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, डिड नॉट हैव अ प्रॉपर प्लान, बट ऑल द थिंग्स वर द लकी गैम्बल्स फॉर हिम, कि उसने अपने अपने लोगों की लाइफ्स को, पर्टिकुलरली अपने सोल्जर्स की लाइफ को, ट्रूप्स की लाइफ को डेंजर में डाला, एंड देन ही गॉट victories. So yes, this shows a negative side of Robert Clive. It was also said that Clive used tactics that were sly and against the accepted codes of battle. So the point is, he was unprincipled, he was not following the codes of conduct, not following the rules and the tactics of the battle, and he was doing what he wanted, और अपनी मर्जी से उसने अपनी अपनी जो कमांड थी उसको लीड किया. Clive was also described as cruel, lacking in morality, and greedy for personal wealth. So the question is, a very easy paragraph, ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर. The question is, write about the characteristics of Robert Clive. So moving on to the question. Question says, according to source say, what were the personal characteristics of रॉबर्ट क्लाइव. अच्छा, अब हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव को लिखना है. वेरी सिंपल आंसर, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं आएगी. आप लोग अगर नोट्स लिख रहे हो तो साथ साथ लिखते जाना. सो फ्रॉम द लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एक्चुअली, वी कैन से कि he was a brave soldier, or you can write he was a courageous soldier or a determined soldier. Then we can say he was a man of initiatives. Basically these are two separate points. Or we can write कि he is known he is known as a reckless and unprincipled person. तो देखो, सारी बातें ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हमें कोई इसके अंदर से अपने पास से कुछ नहीं लिखना. ये बातें ऊपर उसमें लिखी हैं पैसेज के अंदर, सोर्स ए के अंदर. तो आपको सिर्फ वहाँ से पिन पॉइंट करके आपको बातों को नीचे ऐड कर देना है. तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इवन बहुत ज़्यादा अपनी वर्डिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप एज इट इज़ पॉइंट को लिख देते हो तो वैलिड है, क्योंकि ये एक अच्छा, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हर सोर्स में से इतने सारे पॉइंट्स निकले. मैंने जो हाईलाइट किया, ऑल दीज पॉइंट्स आर रेलिवेंट, बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होता. तो डोंट मेक इट अ स्टैंडर्ड कि हमेशा ही पूरे पैराग्राफ में से बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और आप अपनी मर्ज़ी के नीचे लिख दोगे. ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास पैसेज में 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 3 पॉइंट्स को आपको नीचे एलेबोरेट करना है, यानी बिल्कुल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ नीचे लिख देना है. तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सोर्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है. ग्रीडी फॉर वेल्थ, ग्रीडी फॉर पर्सनल वेल्थ, लैकिंग इन मोरालिटी, पुटिंग हिज मेंस लाइफ इन डेंजर, ये सारी बातें इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स में ऐड हो सकती हैं. बट द मोस्ट रेलिवेंट फॉर दीज 3 पॉइंट्स जो मैंने नीचे ऐड कर दिए. तो 3 out of 3 मार्क्स डन, इतना ही लिखना है इसके अंदर. द नेक्स्ट पार्ट, source B. Write about what can we learn from the source B. मैं ये क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ. What can we learn from the source B about the treatment of Indian hostages during the Mysore wars. अच्छा, hostages जो एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, यानी ब्रिटिश और द फोर्सेस ऑफ टीपू सुल्तान के दरमियान जो वॉर्स थी, उसके बाद से जो मैसूर में से लोग कैप्टिव्स थे, जिसमें से रॉयल फैमिली भी थी, द फैमिली ऑफ टीपू सुल्तान थे, और बाकी सारे लोग थे जो जिनको बेसिकली होस्टेजेस कहते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको जब लाया गया तो सोर्स क्वेश्चन रिक्वायर्स कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द सोर्स बी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस. सो यू कैन ऐड योर की पॉइंट. द की पॉइंट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन होस्टेजेस. आपको अपने आंसर के अंदर लिखना है, हर चीज़ को बताना है कि आपको इस पिक्चर से
क्या लेसन मिला, क्या लर्निंग मिली कि इंडियंस के साथ ट्रीटमेंट कैसा था, इंडियन इन होस्टेजेस के साथ। सो गेटिंग ऑन टू द सोर्स बी। अच्छा, इसमें ना हमेशा नीचे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जिसको पढ़ना अक्सर ज़रूरी होता है, बिकॉज आपको वहाँ से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है कि द सोर्स है किस बारे में। सो अ पेंटिंग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल Lord Cornwallis receiving the Masurian hostages princes after the Third War at Seringapatam in 1792 by Robert Hum। सो 1792 के इवेंट्स हैं, और मैसूर वॉर के बाद वाली कोई ये पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है किसी इवेंट को। और इस पिक्चर में जो की पर्सन है दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये पर्सन जो आपके सामने। अच्छा, अब समझ लो यहाँ पे द इट्स नॉट अबाउट जिस तरह आप ज्योग्राफी में करते हो कि आप पिक्चर आपके सामने होती है। जैसे इफ़ आई कैन कोट एन एग्जांपल, तो नवंबर 21 और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 22 के अंदर एक सॉल्ट रेंज की पिक्चर थी, और आपके पास क्वेश्चन था डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द सॉल्ट रेंज। तो आपने वो पिक्चर को देखा और सॉल्ट रेंज के फीचर्स को एज इट इज़ पिक्चर में से एक्सट्रैक्ट करके बता दिए। बट ये हाफ पार्ट रेलिवेंट है, सिमिलर है, बट इसके अंदर आपको आपको दो काम करने हैं। अब इसको इसको अब जो गौर से समझ लो, आपको दो काम कौन से करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको पिक्चर में से इवेंट्स को और इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो आई कैन से कि आपको इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है, पहली बात। लेकिन ये इसके ऊपर आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। द सेकेंड पार्ट इज़ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहीं पे बेसिकली आपका लर्निंग वाला पार्ट है। आपको इन्फ्रेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, इन्फ्रेंसेस का मीनिंग आपको यहाँ पे अभी क्लियर मैं समझा देता हूँ कि इन्फ्रेंसेस का ना इजी मीनिंग होता है कंक्लूजन, और वी कैन से द रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब लॉजिक, कि यहाँ पे क्या लॉजिक बनती है। अब देखो, आपको अगर मैं सिंपल बताऊँ, टू बी वेरी सिंपल, लेट से हम एक पर्सन को यहाँ पे टारगेट करते हैं। हम टारगेट करते हैं जी इस ग्रुप को, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक ग्रुप है, ये वाला मैं इसको टारगेट करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये आपके पास सिर्फ पिक्चर में ये लोग हैं, और आपको इनको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, आपके पास सोर्स बी के 2 पार्ट्स मैंने बताए हैं फॉर द आंसर के, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर प्लस इन्फ्रेंस। अब मैं कहता हूँ कि पिक्चर क्या है। आप कह सकते हो कि इन दिस पिक्चर सम मैन इन some men are very well dressed and they are standing or they are waiting, बस इन जनरल ये आपने डिस्क्राइब किया पिक्चर को। बट फॉर इन्फ्रेंस आप कह सकते हो कि दे आर अंडर समवंस कमांड। अब देखो, पिक्चर में नहीं आपको नजर आ रहा दे आर अंडर समवंस कमांड, किसकी कमांड में बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस खड़ा हुआ है जो कि जाहिर इनका लीडर है, और ये डिसिप्लिन्ड फॉर्म के अंदर, एक ग्रुप फॉर्म के अंदर, एक कॉर्नर के अंदर वेट कर रहे हैं। तो आपने जब पिक्चर को एक्सप्लेन किया, आपने कहा कि दे आर वेल ड्रेस्ड, or we can see a group of people, most probably they are Britishers, and inference ये है कि they are standing in a very important event, or they are under someone's command or waiting for someone's order। तो basically inference for this part is your assumption। आपने assumption क्या provide किया, आपने assume क्या किया कि क्या हो रहा होगा इस टाइम के ऊपर। तो I believe कि इस एक स्मॉल एग्जांपल से मैंने इसको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्राइबिंग पिक्चर एंड इन्फ्रेंसेस। तो इन्फ्रेंसेस बेसिकली ना लेटेस्ट पेपर के अंदर आफ्टर 2019 इन्फ्रेंसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अगर आप मार्किंग स्कीम देखो उसके, तो क्लियरली रिटर्न होगा वहाँ पे कि आपको इन्फ्रेंस प्रोवाइड करनी है, और आपको मार्क्स वरना प्रॉपर नहीं मिलेंगे। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पैटर्न, अब करना क्या आपको यहाँ पे, जस्ट मेकिंग इट अ स्टैंडर्ड कि आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अलग अलग 3 बातों को आप इसमें एक्सप्लेन करोगे, इंक्लूडिंग पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग इन्फ्रेंसेस। तो अब इसको देखते हैं कि पिक्चर में व्हाट कैन वी एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि पिक्चर में बहुत डिटेल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को इन्फ्रेंसेस बनाई जा सकती हैं। बट द टिप इज़ कि चूज़ द मोस्ट रेलिवेंट पार्ट, जिससे आप इन्फ्रेंस भी प्रॉपर कर सको, कंक्लूड भी अच्छा कर सको। ऐसा नहीं होना कि आप बिल्कुल वो पीछे वाले टेंट्स को एलेबोरेट करना स्टार्ट करोगे तो देयर वुड बी नो इन्फ्रेंस। आप नहीं बता सकते कि वहाँ पे यस टेंट्स कैन बी सीन, पिक्चर वाला पार्ट आपने कवर किया, बट इन्फ्रेंस क्या होगी उसके अंदर। तो बहुत वीक इन्फ्रेंस हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि देयर वुड बी सम सेटलमेंट्स, देयर वुड बी सम कैंप, पीपल वुड बी स्टेइंग इन दैम, बट जाहिर है हमें इसके साथ ज़्यादा रेलिवेंट रहना है। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पिक्चर, थोड़ा सा ज़रा पिक्चर को स्टडी कर लेते हैं पहले, और इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि हम जब
इसको आंसर करने आए तो थोड़ा सा रेलिवेंट पार्ट हो जाए। अच्छा देखें, दिस पर्सन इज, अब एजम्पशन है और यही ट्रू भी है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है पेंटिंग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखो, रिसीविंग द मैसूरियन हॉस्टेज प्रिंसेस, इसका मतलब कि इस पिक्चर में ये पर्सन जो है, दिस इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको मैं 1 मार्क करता हूँ, ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अच्छा नेक्स्ट बात लिखिए, रिसीविंग द मैसूरियन होस्टेजेस प्रिंसेस, यानी द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान और द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू सुल्तान। अब ये एक पर्सन है, ये जो एक चाइल्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये होस्टेज है, ठीक है, और इसके साथ फिर पीछे जो कुछ लोग होंगे, बेसिकली एक नज़र आ रहा है और सेकंड यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये होस्टेजेस हैं, इसको मैं 2 मार्क करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर का सेकंड पार्ट है। अच्छा थर्ड में आई कैन हाईलाइट दिस ग्रुप, इसको मैं 3 मार्क करता हूँ कि हमें इसके बारे में भी यस कुछ ना कुछ बता सकते हैं, और फिर हम इवन इन एलिफेंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी मैं आपको बताता हूँ अभी इंपॉर्टेंस होती है ना, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का उस टाइम पे जो मीडियम था उसमें एलिफेंट्स वर कंसिडर्ड मोस्ट सुपीरियर, तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो एलिफेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वरना कोई और भी मीडियम हो सकता था ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यस देखो आपने इन्फ्रेंस किया ना कि एलिफेंट्स प्रेजेंट हैं, दे कैन बी सीन इन द पिक्चर, सो दिस शोज के इट मस्ट बी और इट शुड बी अ सिग्निफिकेंट इवेंट और एन इंपॉर्टेंट इवेंट, तो इसको मैं 4 मार्क करूँ। तो देखिए अब मैंने कहा एटलीस्ट 3 कर सकते हो, जस्ट टू मेक अ स्टैंडर्ड के 3 तो लाजमी आपने करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, बट फोर्थ मैंने फिलर के तौर के ऊपर, एडिशन के तौर के ऊपर कर दिया। अब देखो आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा आंसर में सबसे पहले आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट कैन बी वी लर्न फ्रॉम द सोर्स बी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन होस्टेजेस ड्यूरिंग द मैसूर वॉर्स, ठीक है। अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन होस्टेज जिसको आपने फोकस करना है, इरेलीवेंट नहीं होना, आपके हर पॉइंट के साथ आपका क्वेश्चन मस्ट बी लिंक्ड, आपको पता होना चाहिए कि आप जो बात लिख रहे हो कि आप वो ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन होस्टेज के साथ रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो दिस इज़ द मेजर ट्रिक। अच्छा यहाँ पे आते हैं, आप देखो राइट के ऊपर मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, आई वॉन्ट कि पिक्चर भी रहे और आपके सामने हम साथ साथ इसको इसकी इन्फ्लुएंस भी कर लें। अच्छा देखिए आंसर में द फर्स्ट पॉइंट कुड बी, पहली बात हम कहते हैं जी दिस लुक्स लाइक अ सेरेमनी, और यस दिस लुक्स लाइक अ सेरेमनी बिकॉज, अब देखो आपने कहा ना दिस लुक्स लाइक अ सेरेमनी, यस आपने पिक्चर को डिस्क्राइब किया, तो आप साथ इन्फ्लुएंस कर दो बिकॉज पीपल आर, बल्कि पीपल की जगह हम कह देते हैं पीपल हु आर सपोज टू बी ब्रिटिश आर वेरी वेल ड्रेस्ड, ठीक है। अच्छा ब्रिटिश का ना भी लिखो, पीपल आर वेल ड्रेस्ड लिखो तब भी ठीक है, बिकॉज जो प्रिंसेस आपको नजर आ रहे हैं इंडियंस हैं मेजरली, वो भी वेल ड्रेस्ड है, और ये आपको राइट कॉर्नर के ऊपर बॉटम पे जो ग्रुप नजर आ रहा है ये भी वेल ड्रेस्ड है, तो यस आप किसी भी साइड के ऊपर उसको लेके जा सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप किस तरह से करोगे, ठीक है। आपने वेल ड्रेस्ड लिखा और फिर आप कह सकते हो दे आर स्टैंडिंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे। अब ये पिक्चर है, ठीक है, मैं यहाँ पे ना बल्कि मेंशन कर देता हूँ ब्रैकेट में कि ये आपने पिक्चर को एक्सप्लेन किया ताकि आपको आइडिया हो कि आप इसको डिवाइड कैसे कर रहे हो, आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस के तौर पे पता हो कि मैंने ये पिक्चर को लिखा, मैंने अब उसको इन्फ्लुएंस करना है, तो देखो दे आर स्टैंडिंग इन अ डिसिप्लिन वे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीविंग द होस्टेजेस। अच्छा अब यहाँ पे समझना, रिसीविंग द होस्टेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये पिक्चर नंबर 1 2 पॉइंट नंबर 1 2 और 3 जो पिक्चर के ऊपर है ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो रिसीव कर रहे हैं होस्टेजेस को, ये आपने इस पिक्चर को एलेबोरेट किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्फ्रेंस क्या हो सकती है, इन्फ्रेंस हो सकती है दिस शोज दैट दे वर ट्रीटिंग द होस्टेजेस विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर भी कर सकते हो, रिस्पेक्ट एंड ऑनर भी कर सकते हो। अच्छा अब नाउ दिस पॉइंट इज योर इन्फ्लुएंस की, अब देखो पिक्चर में नहीं आपको बताया उन्होंने, कहीं लिखा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट है या ऑनर है या केयर कर रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस ये है, आपका कंक्लूजन और रीजनिंग ये है कि अगर वो इतने वेल ड्रेस्ड हैं उनको रिसीव कर रहे हैं तो वो केयर और रिस्पेक्ट के साथ उनको उनको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा द सेकेंड पार्ट कुड बी, हम बताएंगे कि इसमें पिक्चर में हो क्या रहा है, पेंटिंग है ना बेसिकली, तो हम कह सकते हैं द पेंटिंग पोर्ट्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस एज अ काइंड लीडर कह लेते हैं,
एज अ काइंड लीडर कह सकते हो, एज अ काइंड पर्सन कह सकते हो, बिकॉज जो ब्रिटिश साइड थी दे वर द विक्टोरियस पार्टी, और जो मैसूर वाली साइड थी जो टीपू सुल्तान की आर्मी थी, दे वर द डिफीटेड वंस। तो होस्टेजेस को, जो कि डिफीटेड वंस हैं, उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो खुद उनको रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं ये लेटर ऑन समवेयर अराउंड 1805 ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने हैं, तो इसका मतलब कि ही हेल्ड समवेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो अच्छा, आपका इन्फ्रेंस एक और है कि ही सीम्स अ वेरी काइंड पर्सन बिकॉज, अच्छा अब ये पिक्चर है कि ये काइंड पर्सन आपको नज़र आ रहे हैं, सॉरी इसको आप इन्फ्रेंस कहोगे कि ही सीम्स अ काइंड वेरी काइंड पर्सन। अब आपको पिक्चर में तो नहीं ज़ाहिर है लिखा हुआ कि काइंड पर्सन, आपने बताया। हम पिक्चर कैसे बता रही है, इन्फ्रेंस को सपोर्ट कैसे कर रही है, बिकॉज ही इज़ शेकिंग हैंड विद द सन ऑफ टीपू सुल्तान कर लो, या अगर आप नहीं, या आपकी इन्फ्रेंस है बेसिकली, हम कह रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं हम कि ये सन ऑफ टीपू सुल्तान है, नहीं तो आप कह सकते हो द होस्टेज ऑफ द वॉर या अ लिटिल चाइल्ड ऑफ मैसूर, इस तरह भी कर सकते हो। तो ये पिक्चर थी, ठीक है। अब देखें पिक्चर और इन्फ्रेंस दोनों आपस में कंबाइन हो गए। इसके अलावा यू कैन ऐड कि दिस इवेंट सीम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट वन बिकॉज well dressed forces are present and even elephants have been brought। ठीक है, तो ये देखो ना, हमने बताया कि ये आपने कहा जी इवेंट इंपॉर्टेंट लगता है, दिस इज़ योर इन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि वेल ड्रेस्ड फोर्सेस खड़ी हैं ऑफ बोथ साइड, ब्रिटिश एंड इंडियंस, और साथ एलिफेंट्स हैं, तो एलिफेंट्स का आना ही की सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अब अगर मैं इसको, अच्छा अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, असल में ऐसा नहीं होता। वंस यू आर प्रिपेयर्ड आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये तो मुझे जाहिर है आपको हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, बट असल में it will hardly take uh, 1.5 or 2 minutes for source 1A part and around 3 to 3.5 minutes for the B part, तो इतना इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट, तो देखें एज पर द स्टैंडर्ड 3 पॉइंट्स तो मैंने पूरे कर दिए। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको लिख नहीं रहा, बट आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि आप फोर्थ पॉइंट के तौर के ऊपर इस पिक्चर में ऐड कर सकते हो एज योर इन्फ्रेंस कि इस पिक्चर ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को जेंटल और काइंड पर्सन पोर्ट्रे तो किया है, बट दिस कुड नॉट बी द एक्चुअल केस। ठीक है, कि हो सकता है कि असल में ऐसा ना हुआ हो, ये आपकी इन्फ्रेंस है कि ये तो एक पिक्चर का एक इवेंट है, स्पेसिफिक इवेंट जो कि एक पेंटिंग है, और इट्स नॉट श्योर 100% श्योर कि ऐसा हुआ, वाकई हुआ था, या क्या वाकई उन्होंने उसको अच्छा सा ट्रीट किया था या नहीं किया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो यंग प्रिंसेस है दे सीम्स फ्राइटेंड, क्योंकि अब पिक्चर में जो चिल्ड्रन है वो, जाहिर है चाइल्ड जो हैं वो वैसे भी फ्राइटेंड ही होते हैं, वो इतने बड़े इवेंट के ऊपर कोई डिसीसिव एक्शन तो ले नहीं सकते। तो आप ये भी लिख सकते हो एज योर इन्फ्रेंस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास वेरियस पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप लोग इनको आंसर कर सकते हो। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर, और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी इसको आपने क्या करना है, आपने इसको अगर नोट्स में लिखा है तो वेल एंड गुड, अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट कर लिया। इसको आपने इसकी मार्किंग स्कीम्स को भी पढ़ना है, और वहाँ से आपने देखना है कि मज़ीद और कौन से पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर डन फॉर जून 2020।